देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो सिलेबस में दिया हुआ है अब्जॉर्प्शन इन मेटल्स, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या है, अब्जॉर्प्शन इन मेटल्स रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच मेटल अब्सॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। किसी भी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे तो वो उसको अब्सॉर्ब करेगा, ये वाला फिनोमिनन वो है। दिस फिनोमिनन इज टिपिकली एनालाइज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लाइट एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जब किसी मेटल मेटल के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या है, लाइट ही तो है, तो लाइट का फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन होता है बेसिकली, जब क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है तब। तो मेटल हैव हाई डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें पता है, दैट कैन इंटरेक्ट विद इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लीडिंग टू सिग्निफिकेंट अब्जॉर्प्शन। तो ये तो हुआ उसका बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में क्या होता है, बेसिकली होता क्या है, when the electromagnetic wave impinges on a metal, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक ईएम वेव जो होती है वो मेटल पे गिरती है, इट इंड्यूसेस ऑसिलेशन इन द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही वो फ्री इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करती है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाता है, ऑसिलेट करने लग जाता है। दीज ऑसिलेशंस गिव राइज टू अ पोलराइजेशन फील्ड। इस ऑसिलेशन की वजह से वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है मेटल के अंदर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो इंसिडेंट वेव, जो हमने वेव डाली थी ये इंड्यूस करवाने के लिए, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंसिडेंट वेव के साथ में इंटरेक्शन करती है। द इंटरेक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक फंक्शन। ये इंटरेक्शन जो है इसे हम डाइलेक्ट्रिक फंक्शन के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। सो एप्सिलॉन विच इनकॉर्पोरेट्स बोथ द रियल पार्ट, इस एप्सिलॉन के पास में रियल पार्ट भी होता है, हमने रियल पार्ट को एप्सिलॉन 1 मान लिया जो कि डिस्पर्शन को बताता है, और एक इमेजिनरी पार्ट भी होता है जो अब्जॉर्प्शन को बताता है। तो हमारे काम का कौन सा हुआ, एप्सिलॉन 2 वाला पार्ट हुआ, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक फंक्शन इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो एप्सिलॉन होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन के साथ कैसे रिलेशन होता है, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एन प्लस आई आई के, ये रिलेशन से जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में, तो यहाँ पे ये एन ओमेगा की वैल्यू नहीं है, ये तो बता रहा है द डाइलेक्ट्रिक फंक्शन एप्सिलॉन इज रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एन ओमेगा प्लस आई के ओमेगा, वेयर एन ओमेगा इज द रियल पार्ट एंड के ओमेगा इज द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जो इमेजिनरी पार्ट है इसे हम एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी कहते हैं, और ये एक अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो हमारा होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हमारे पास जो के है, के ओमेगा है, वो एक्सटेंशन कोफिशिएंट है, और वो अल्फा ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको भी ड्रूड मॉडल ने समझाया था। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मॉडल डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स, द ड्रूड मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अब हम डायरेक्टली जो इसके रिजल्ट्स हैं इस मॉडल के वही यूज करेंगे। इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम डायरेक्ट्रिक फंक्शन को डिस्क्राइब करें तो वो इस इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन इन्फिनिटी माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा गामा ओमेगा। इसका डेरिवेशन शायद जेडी जैक्सन में जो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बुक है उसमें इसका डेरिवेशन है, ठीक है। एप्सिलॉन इन्फिनिटी क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसे हम नियरली इक्वल टू 1 ले लेते हैं या फिर 0 ले लेते हैं, देखेंगे अभी। ओमेगा पी क्या है, ओमेगा पी इज द प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल गिवन बाय ये रिलेशन, ये भी डेरिवेशन किया हुआ है क्लासिकल ईडी में, जेडी जैक्सन में, ठीक है। यहाँ पे एन ई इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड एम ई इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो गामा है, गामा इज द डैम्पिंग कांस्टेंट विच अकाउंट्स फॉर द स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बार बार कोलिजन्स होती रहेगी उसकी वजह से मोशन डैम्प होती रहेगी। फॉर सिंप्लिसिटी वी, और मैंने पहले ही कहा था एप्सिलॉन इन्फिनिटी को जो है वो अपन नियरली इक्वल टू 1 मान लेते हैं। अब अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, तो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक फंक्शन है हमने पहले ही बोल दिया था उसका रियल पार्ट एप्सिलॉन 1 होता है और इमेजिनरी पार्ट एप्सिलॉन 2 होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने एक और रिलेशन मान लिया था कि एप्सिलॉन ओमेगा जो होता है वो n प्लस आयोटा के से दिया जाता है। तो ये जो रिलेशनशिप है हमारे पास में, यहाँ अगर अपन इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो द रिलेशन बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक फंक्शन एंड द कॉम्प्लेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय दिस, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ से अगर हम इसको एक्सपांड करें तो यहाँ पर तो एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो क्या रखेंगे, एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 2, इसका हम स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वो फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस आ जाएगा और यहाँ पर 2ab आ जाएगा। अब इसमें रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के करेंगे, तो इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी ऑब्टेन ये एप्सिलॉन 1 की वैल्यू और ये एप्सिलॉन 2 की वैल्यू। द अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हमें पता है कि अल्फा जो होता है वो तो पहले ही बता दिया था कि जो के अल्फा से रिलेट होता है वो होता है, तो यहाँ से हमारे पास अल्फा और के ओमेगा के बीच में जो रिलेशन आता है वो ये होता है, क्योंकि के ओमेगा जो होता है वो प्रोपोर्शनल आता है अल्फा ओमेगा के, और जो साइन होता है कांस्टेंट का वो दिया जाता है इस एक्सप्रेशन से, ठीक है।
यहाँ पर सी स्पीड ऑफ लाइट है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ अल्फा यूजिंग द ड्रूड मॉडल। अगर ड्रूड मॉडल के अंदर, ड्रूड मॉडल में एक अप्रोक्सीमेशन लगाया जाता है कि लो फ्रीक्वेंसी के लिए बात करते हैं, तो ओमेगा अगर बहुत छोटा हो जाएगा तो जो डाइलेक्ट्रिक फंक्शन है वो आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा इस फॉर्म में, ठीक है। अगर ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा तो हमारा एप्सिलॉन ओमेगा, ऊपर से आप इक्वेशन देखना, उसमें अप्रोक्सीमेशन जब लगाएंगे तो एप्सिलॉन ओमेगा हमारा ये आ जाता है। सेपरेटिंग दिस इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, अगर इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में यहाँ पे करें तो ध्यान रखना आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारे पास जब भी किसी के ये समथिंग कोई भी फंक्शन मान लीजिए होता है एफ ऑफ एक्स ऊपर है, यहाँ पर अगर ए प्लस आयोटा बी है और हमें इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में डिफरेंस करना है, तो हमें ए माइनस आयोटा बी से और ए माइनस आयोटा बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होता है, और उसके बाद में हमें रियल पार्ट, क्योंकि नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारे पास रियल पार्ट ही आ जाएगा। तो अगर यही चीज यहाँ पे अप्लाई करें, ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा गामा ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा गामा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट को करेंगे तो रियल पार्ट ये आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। फॉर फ्रीक्वेंसीज गामा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा, तो ऊपर अगर गामा को बहुत छोटा मान लो तो यहाँ से गामा हटा दो, यहाँ से गामा हटा दो, तो हमारे पास एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 2 ये आ जाएंगे। यूजिंग द रिलेशन फॉर एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन 2, अगर हम एन और के को निकालते हैं, जो कि हम सॉल्व नहीं करेंगे, एन और के का एक्सप्रेशन ऊपर दिए हुए हैं, हमारे पास यहाँ पे ये आता है। मेटल्स के लिए क्या होता है, एप्सिलॉन 2 जो होता है वो एप्सिलॉन 1 से बहुत कम होता है, तो इस कंडीशन में एप्सिलॉन 2 को आप अवॉइड कर सकते हैं, यहाँ से एप्सिलॉन 2 को अवॉइड कर सकते हैं यहाँ से, तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में यहाँ पे ये, एंड यूजिंग द अप्रोक्सीमेशन, जो एप्सिलॉन 2 का ऊपर अप्रोक्सीमेशन लिया था अभी अपन ने, अगर ये वाला अप्रोक्सीमेशन लेते हैं और के की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ एप्सिलॉन 2 की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी और आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। फाइनली द अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अल्फा का फॉर्मूला भी ऊपर पड़ा था, ये था। के की वैल्यू अभी अभी जो निकाली है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई है। दिस एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट फॉर मेटल्स बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज प्रेडिक्टेड बाय द ड्रूड मॉडल। इसमें ज्यादा चीजें मैंने एक्सप्लेन नहीं करी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसके अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं ये ईडी में डिराइव किए हुए अलग से, अगर हम उनका डेरिवेशन करते तो ये काफी लेंदी हो जाता और हमें इतना एग्जाम में लेंदी नहीं करना है। तो ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ लाइट हमारा हो चुका है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने अब्जॉर्प्शन इन मेटल कर लिया, उसमें भी हमने सेम कंसेप्ट यूज किया था। तो इस तरह से हमारा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है उसका सिलेबस कंप्लीट होता है। थैंक यू।